हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विंडोज़ बेस्ड अज्योर वर्चुअल मशीन को हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड अज्योर के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल है जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अज्योर पोर्टल पे लॉगिन करना है, जिसका URL है portal.azure.com। हिट एंटर। इसके बाद मैं अपने अज्योर अकाउंट से अपने पोर्टल पे यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो ऑलरेडी मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ और यहाँ पे मैं अपने अकाउंट का मेल ID यूज कर रहा हूँ। इसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट, मेंशन योर पासवर्ड एंड देन क्लिक ऑन साइन इन, क्लिक ऑन यस। और अभी मैं सक्सेसफुली अपने अज्योर पोर्टल के अंदर लॉगिन कर चुका हूं। तो अगर मैं अज्योर पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद इन 3 लाइंस पे यहाँ पे क्लिक करूं, देन क्लिक ऑन ऑल सर्विसेज, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे लिस्टेड हैं और हर एक कैटेगरी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पे कैटेगराइज है। तो जितनी भी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट अज्योर यहाँ पे ऑफर कर रहा है, सारी की सारी सर्विसेज को हम लोग यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं और सारी की सारी ये जो सर्विस है डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर यहाँ पे लिस्टेड है। तो लेट्स से अगर हम लोग बात करें कंप्यूट कैटेगरी की, क्लिक ऑन दैट। कंप्यूट कैटेगरी के अंदर ये डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम लोग अपने अज्योर रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम लोग वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग वर्चुअल मशीन सर्विस को यहाँ पे यूज करेंगे। सो गो अहेड एंड जस्ट क्लिक ऑन इट और इस पर्टिकुलर सर्विस की मदद से हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सर्विस को फाइंड आउट करने का जो सिंपलेस्ट तरीका हो सकता है वो ये है कि हम लोग सर्च पे यहाँ पे आएं और उस पर्टिकुलर सर्विस को हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन लिखूंगा तो नीचे सर्विसेज के अंडर आप देख सकते हैं कि वर्चुअल मशीन सर्विस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट और ये हमें सेम पेज पे यहाँ पे लेके आएगा। वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट एंड देन क्लिक ऑन फर्स्ट ऑप्शन अज्योर वर्चुअल मशीन। तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम लोग क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये हमसे प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग अपने सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्स ग्रुप को मेंशन करते हैं। तो करंटली अभी मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है और इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के अंडर मुझे 15,800 रुपीज का क्रेडिट यहाँ पे मिला हुआ है। यानी कि इस अमाउंट के रिसोर्सेज को मैं 1 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि जो मेरा सब्सक्रिप्शन है वो है फ्री ट्रायल। सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने रिसोर्स ग्रुप को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो करंटली अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो कोई भी रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें एक रिसोर्स ग्रुप को यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो लेट्स से मैं एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है MyRG। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओके और अभी आप देखेंगे कि MyRG यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो यह है कि रिसोर्स ग्रुप क्या होता है। तो जैसा कि इसका नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, रिसोर्स ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स ग्रुप को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसे हम लोग एक कंटेनर की तरह भी यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं जो कि हमारे रिसोर्सेज को यहाँ पे लॉजिकली ग्रुप कर रहा है। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारी कंपनी के अंदर 3 डिपार्टमेंट है। पहला है IT डिपार्टमेंट, दूसरा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और तीसरा है HR डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि IT डिपार्टमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें मैं लॉजिकली ग्रुप कर सकूँ ताकि मुझे ये पता रहे कि IT डिपार्टमेंट कौन कौन से रिसोर्सेज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है और उन रिसोर्सेज का कितना बिल मंथली बेसिस पे यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए मैं एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे रिसोर्स ग्रुप का नाम है MyIT और इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम लोग केवल IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से रिसोर्सेज IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। सिमिलर लॉजिक हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट के केस में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, रिसोर्स ग्रुप रिसोर्सेज की एक लॉजिकल ग्रुपिंग है। तो यहाँ पे मैंने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया है जिसका नाम है MyRG। अब मैं इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाहता हूँ। लेट्स से इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन का जो नाम है वह है VM1। जब भी हम लोग किसी भी रिसोर्स को यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शंस के आगे यहाँ पे रेड एस्ट्रिक मेंशन्ड है।
तो यहाँ पे जहाँ पे भी रेड एस्ट्रिक मेंशन्ड होता है ये मैंडेटरी फील्ड है, इन्हें हमें भरना कंपलसरी है। और जिन भी ऑप्शन के आगे ये रेड एस्ट्रिक का ऑप्शन नहीं बना हुआ है वो हमारे ऑप्शनल ऑप्शन होते हैं। तो वर्चुअल मशीन नेम एक मैंडेटरी फील्ड है, मैंने VM1 यहाँ पे फिलअप कर लिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि हम लोग किस रीजन के अंदर अपनी इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाहते हैं। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के डिफरेंट रीजन यहाँ पे मेंशन्ड है और इन रीजन्स में माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने अपने डेटा सेंटर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। लेट्स से मैं इंडिया में बेस्ड हूँ एंड इंडिया में ही किसी डेटा सेंटर के अंदर मैं अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अगर हम लोग इसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया रीजन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन है अवेलेबिलिटी का। अवेलेबिलिटी ऑप्शन की मदद से हम लोग बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारी वर्चुअल मशीन है उसके लिए हम लोग रिडंडेंसी क्रिएट कर सके ताकि हम लोग उसकी हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। अवेलेबिलिटी एक डेडिकेटेड टॉपिक है, आने वाली वीडियोस में हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे और जब हम लोग इसके इन एंड आउट कंप्लीट लॉजिक को यहाँ पे समझ लेते हैं उसके बाद इसे कॉन्फ़िगर करना यहाँ पे आसान हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि जब भी हम किसी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। हर एक ऑप्शन अपने आप में एक लॉजिक है। ये हमारे कोर्स का सबसे पहला वीडियो है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ताकि हम लोग समझ सकें कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे किस तरीके से काम किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने मेंशन किया, जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने आप में डेडिकेटेड टॉपिक्स हैं जिन्हें हम लोग आने वाली वीडियोस और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के दूसरे कोर्सेज के अंदर भी कवर अप करेंगे। तो अभी के लिए मैं अवेलेबिलिटी ऑप्शन को यहाँ पे एज इट इज ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मेंशन्ड है नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड। सिमिलरली सिक्योरिटी टाइप पे भी जो डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पे मेंशन्ड है इसे एज इट इज रहने देते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हम लोग अपनी अज्योर वर्चुअल मशीन के अंदर किस इमेज को डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो इमेज पे आने के बाद अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड प्राइमरीली इन सारी इमेजेस को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है लिनक्स और दूसरी है विंडोज इमेज। तो लेट्स से ये जो वर्चुअल मशीन अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ इस वर्चुअल मशीन के अंदर मैं विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर अज्योर एडिशन को डिप्लॉय करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेम इमेज अवेलेबल है विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर अज्योर एडिशन। तो इसे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है वह है VM आर्किटेक्चर का। तो दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला है ARM64 और दूसरा है X64। तो बेसिकली ये हमारे प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है। अगर हम लोग X64 को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में मोस्टली सारे के सारे एप्लीकेशन हमारी वर्चुअल मशीन के साथ कंपैटिबल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर ARM64 कंपैटिबल एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हम लोग इस पहले ऑप्शन को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो करंटली मैंने विंडोज की इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ARM64 डिसेबल्ड है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिनक्स की इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं उबंटू को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उस केस में VM आर्किटेक्चर के आगे दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम लोग आर्किटेक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ARM64 के बारे में एक और पॉइंट जानना यहाँ पे जरूरी है। जब भी हम लोग ARM64 आर्किटेक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में हमें 50% बेटर प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलता है, यानी कि कम प्राइस में बेहतर परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे मिलती है। तो अभी के लिए मैं विंडोज इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इस लिस्ट में आके मैं विंडोज सर्वर 2022 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जब भी हम लोग विंडोज की इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में केवल X64 ऑप्शन ही यहाँ पे अवेलेबल है। ARM64 इज नॉट सपोर्टेड विद द सिलेक्टेड इमेज। अगला ऑप्शन है रन विद अज्योर स्पॉट डिस्काउंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी वर्चुअल मशीन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली वो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के डेटा सेंटर के अंदर जाके क्रिएट हो रही है। जब भी हम लोग इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की जो अनयूज्ड कैपेसिटी है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें यहाँ पे मिल जाती है। यानी कि अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो जो भी अनयूज्ड कैपेसिटी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर डेटा सेंटर में अवेलेबल है वो मेरे इस वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे बैकएंड पे एलोकेट होगी और जो इसका प्राइस होगा वो डिस्काउंटेड प्राइस होगा। लेकिन जब भी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर को इस कैपेसिटी की जरूरत वापस से पड़ेगी तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर इस कैपेसिटी को वापस ले लेता है। इसके अलावा जो डिस्काउंटेड प्राइस माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हमें ऑफर कर रहा है उस बेस प्राइस में भी अगर कोई इंक्रीमेंट होता है तो उस केस में भी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर
बैक एंड में माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की जो अनयूज्ड कैपेसिटी हम लोगों को एलोकेट हुई है उसे वापस ले लेता है। तो इस केस में जो हमारी वर्चुअल मशीन है वो या तो शट डाउन हो जाएगी या फिर डिलीट हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर मैं इस चेकबॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इविक्शन टाइप पे दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहला है कैपेसिटी ओनली और दूसरा है प्राइस और कैपेसिटी। तो अगर हम लोग पहले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की जो बैकएंड कैपेसिटी है यानी कि जो एक्सेस कैपेसिटी है वो अगर बैकएंड में अवेलेबल नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जो कैपेसिटी हमारी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे अलाइन कर रहा है उसे वापस ले लेगा। सिमिलरली ये जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे प्राइसिंग भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब कैपेसिटी के साथ साथ अगर प्राइस भी इंक्रीज होता है तो उस केस में भी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर बैकएंड से एलोकेटेड कैपेसिटी को यहाँ पे वापस ले लेगा। और जब भी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर बैकएंड कैपेसिटी को यहाँ पे वापस ले रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं एविक्शन। एविक्शन के दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहला है स्टॉप/डीएलोकेट और दूसरा है डिलीट। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में जब भी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर बैकएंड कैपेसिटी को वापस ले रहा है तो हमारी वर्चुअल मशीन स्टॉप हो जाएगी। अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जब भी बैकएंड कैपेसिटी को वापस लेगा तो उस केस में हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे यह है कि जब भी हमें टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए वर्चुअल मशीन की ज़रूरत है तो उस केस में हम लोग अज्योर स्पॉट डिस्काउंट को यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन के केस में ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि जब भी कैपेसिटी बैकएंड में अवेलेबल नहीं रहेगी तो हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टॉप या डिलीट हो जाएगी एज पर इविक्शन पॉलिसी और इससे हमारे प्रोटेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इस चेकबॉक्स को यहाँ पे अनचेक कर रहा हूँ। इसके बाद हमें अपने साइज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। साइज की मदद से बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन के साथ कितनी रैम और कितने वर्चुअल सीपीयू को यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं सी ऑल साइजेस पे क्लिक करूं तो डिफरेंट वीएम साइज यहाँ पे लिस्टेड है। इन वीएम साइज के आगे इनका टाइप यहाँ पे मेंशन्ड है। हर एक टाइप के साथ कितना वर्चुअल सीपीयू यहाँ पे एलोकेट हो रहा है, कितनी रैम यहाँ पे एलोकेट हो रही है, कितनी डेटा डिस्क हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम आईओप्स यहाँ पे सपोर्टेड है और साथ ही साथ जो टेम्परेरी स्टोरेज यहाँ पे एलोकेट हो रही है उसका साइज यहाँ पे क्या रहेगा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। इन सारे टर्म्स को आगे चल के हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब भी हम लोग स्टोरेज के मॉड्यूल को कवर अप करेंगे। तो इसके आगे आप देख सकते हैं कि कॉस्ट भी मेंशन्ड है यहाँ पे। अगर मैं इस पर्टिकुलर वीएम साइज को सेलेक्ट करता हूँ तो जो मंथली कॉस्ट मुझे यहाँ पे करनी होगी वह है 7,452.92 रुपीज। तो ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है। जनरली वर्चुअल मशीन की जो कॉस्ट है वो आवरली बेसिस पे कैलकुलेट होती है। तो अभी मैं अपनी वर्चुअल मशीन के साथ जिस साइज को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वह है D2S_V3 और इस साइज के अंडर मुझे 2 वर्चुअल सीपीयू एंड 8 GB रैम यहाँ पे असाइन हो रही है। साथ ही साथ अप टू 4 डेटा डिस्क तक मैं अपनी वर्चुअल मशीन के साथ एसोसिएट कर सकता हूँ। और जो टेम्परेरी स्टोरेज मुझे एलोकेट होगी वह है 16 GB और जो मैक्सिमम आईओप्स यहाँ पे सपोर्टेड है वह है 3200। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट। इसके बाद हमें अपने यूजर नेम को मेंशन करना है। लेट्स से जो मेरा यूजर नेम है वह है संजय के और साथ ही साथ मुझे अपने पासवर्ड को भी यहाँ पे मेंशन करना है। तो जब भी मैं पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ तो पासवर्ड की गाइडलाइन को हमें यहाँ पे फॉलो करना होता है एंड बेस्ड ऑन गाइडलाइन मैंने अपने पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन कर लिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है इनबाउंड पोर्ट रूल्स का। तो ये बेसिकली एक तरीके का फायरवॉल है जहाँ पे हम लोग ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि पब्लिकली हम लोग किस पोर्ट को यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं ताकि उससे ट्रैफिक फ्लो हो सके। तो पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ अलाउ सेलेक्टेड पोर्ट एंड सेलेक्टेड इनबाउंड पोर्ट पे आके जब मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये पॉपुलर पोर्ट्स हैं। इनमें से मैं आरडीपी को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि है पोर्ट नंबर 3389। तो इस केस में इंटरनेट के थ्रू मैं पोर्ट नंबर 3389 से रिमोटली इस वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकता हूँ। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन की डिस्क से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ओएस डिस्क का। ओएस डिस्क का मतलब होता है ऐसी डिस्क जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो जो ओएस डिस्क का टाइप है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है प्रीमियम एसएसडी। जो भी डेटा इस एसएसडी के अंदर जाके स्टोर होगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, यानी कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन बैकएंड में हार्डवेयर को कॉम्प्रोमाइज करके इस डेटा को रीड करने की कोशिश करता है तो वो डेटा
उसे रीडेबल फॉर्म में यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो ये जो डेटा इंक्रिप्शन हमारी इस डिस्क के अंदर यहाँ पे हो रहा है वो प्लेटफॉर्म मैनेज्ड की मदद से यहाँ पे होगा। प्लेटफॉर्म मैनेज्ड की का मतलब है ऐसी की जिसे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर यहाँ पे मैनेज कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग एडिशनल डिस्क अपनी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करना चाहते हैं, जैसे कि डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ताकि हम लोग एडिशनल डेटा को स्टोर कर सकें, तो एडिशनल डेटा डिस्क को भी हम लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अभी के लिए डायरेक्टली मैं नेटवर्किंग पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपनी अज्योर वर्चुअल मशीन से रिलेटेड नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसे एक डायग्राम की मदद से समझें, तो अभी मैं एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन का जो नाम है वह है VM1 और इस वर्चुअल मशीन के ऊपर मैंने विंडोज सर्वर 2022 की इमेज को डिप्लॉय किया हुआ है। जैसा कि हमने अपने ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में देखा है कि जो भी फिजिकल सर्वर होता है उस फिजिकल सर्वर का अपना एक नेटवर्क इंटरफेस भी होता है जहाँ पे हम लोग लैन केबल को कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें वर्चुअल मशीन की, तो वर्चुअल मशीन के केस में भी यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस है और इसी नेटवर्क इंटरफेस की मदद से हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अभी ये जो वर्चुअल मशीन है जिसे मैं अभी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इसे मुझे किसी नेटवर्क के अंदर भी डिप्लॉय करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसे एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे एक नेटवर्क हम लोग बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स से ये एक वर्चुअल नेटवर्क है और इस वर्चुअल नेटवर्क का नाम और IP एड्रेस रेंज हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी और इसी वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मैं अपनी इस वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं वापस आता हूँ अपने अज्योर पोर्टल पे। तो आप देखेंगे ये है हमारा नेटवर्क इंटरफेस और नेटवर्क के इंटरफेस के अंदर यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क का ऑप्शन अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है VM1-VNet। लेट्स से मैं खुद से एक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। सबसे पहले मुझे अपने नेटवर्क का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स से इस नेटवर्क का नाम है VNet1। इसके बाद हम लोग इस वर्चुअल नेटवर्क के लिए एक IP एड्रेस रेंज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक रेंज यहाँ पे है 10.0.0.0/16। इसे ही हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। इसके अलावा इस नेटवर्क के अंदर हम लोग अपने सबनेट को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं एक सबनेट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है सबनेट1 और इस सबनेट के साथ भी मैं IP एड्रेस रेंज को यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। तो IP एड्रेस रेंज जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वह है 10.0.1.0/24 और इसी सबनेट के अंदर जाके जो मेरी वर्चुअल मशीन है वो यहाँ पे डिप्लॉय होगी। तो आप देख सकते हैं कि सबनेट पे यहाँ पे सबनेट1 सेलेक्टेड है और ये जो सबनेट है हमने VNet1 के अंदर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और जो भी सेटिंग हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं वो नेटवर्क इंटरफेस के लेवल पे यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि जो वर्चुअल मशीन का नेटवर्क इंटरफेस है उसे मैंने अपने इस सबनेट के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और ये जो सबनेट है वो VNet1 का पार्ट है। अगर इसे डायग्राम की मदद से समझें तो अभी हम लोगों ने एक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट किया जिसका नाम है VNet1 और जो इसका IP रेंज है वो है 10.0.0.0/16। इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क के अंदर फर्दर जाके मैंने एक सबनेट को यहाँ पे क्रिएट किया। लेट्स से यह है एक सबनेट और इस सबनेट का जो नाम था वह है सबनेट1 और इस सबनेट का जो IP रेंज है वह है 10.0.1.0/24 और बेसिकली ये जो मेरा नेटवर्क इंटरफेस है जो कि मेरी वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, ये नेटवर्क इंटरफेस जाके मेरे इस सबनेट के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। यानी इस सबनेट की IP एड्रेस रेंज में से एक IP एड्रेस आके मेरे इस वर्चुअल मशीन के नेटवर्क इंटरफेस पे यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो इसके साथ एक पब्लिक IP एड्रेस भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बेसिकली वर्चुअल मशीन के केस पे दो IP एड्रेसेस यहाँ पे असाइन होते हैं। पहला है प्राइवेट IP एड्रेस। प्राइवेट IP एड्रेस इस सबनेट रेंज में से आके असाइन होगा। सिमिलरली अगर हम लोग चाहें तो पब्लिक IP एड्रेस को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पब्लिक IP एड्रेस एक ऐसा IP एड्रेस है जिसे इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। तो अगर हम लोग इस पब्लिक IP एड्रेस को भी अपनी इस वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे क्रिएट और असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए पब्लिक IP एड्रेस का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है VM1-IP और जब ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट होगी
तो इस नेम के अंदर जाके हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो जब हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद हम लोग इसे वेरीफाई करेंगे। बाकी की सेटिंग्स को अभी हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। सेलेक्ट इनबाउंड पोर्ट पे हम लोगों ने पोर्ट नंबर 3389 को अलाउ किया हुआ था ताकि हम लोग इंटरनेट की मदद से अपनी वर्चुअल मशीन के पब्लिक आईपी एड्रेस को पोर्ट नंबर 3389 के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर सकें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है, और जैसा कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो हम लोग इन डिफरेंट ऑप्शंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक सेटिंग अपने आप में एक डेडिकेटेड टॉपिक है और जब तक हम लोग इन कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं समझ जाते हैं तब तक हम लोग इसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा इंटेंशन है वो ये है कि मैं आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यहाँ पे दे सकूं ताकि हम लोग समझ सके कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे किस तरीके से काम किया जाता है। रिक्वायर्ड सेटिंग्स को मेंशन करने के बाद जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन रिव्यू प्लस क्रिएट। तो अभी आप देखेंगे कि फाइनल वैलिडेशन यहाँ पे रन हो रहा है। तो ये चेक करेगा कि जितनी भी मैंडेटरी सेटिंग्स हैं हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर की हैं या नहीं, और जब एक बार वैलिडेशन यहाँ पे पास हो जाता है तो उसके बाद क्रिएट ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाता है। सो जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट, और जैसे ही मैं क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन पे यहाँ पे इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट शो हो रहा है, यानी कि जो हमारी वर्चुअल मशीन है उसका डिप्लॉयमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो ये लगभग 2 से 3 मिनट का समय यहाँ पे लेगा वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए, और एक बार जब हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाती है उसके बाद हम लोग इसे रिमोटली कनेक्ट करके देखेंगे। तो कुछ देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं। कुछ देर वेट करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि जो डिप्लॉयमेंट है सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो हमारी वर्चुअल मशीन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स, और ये हमें हमारी वर्चुअल मशीन पे लेके आएगा। हमारी वर्चुअल मशीन का नाम था VM1। इस वर्चुअल मशीन के अंदर हम लोगों ने विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर अज्योर एडिशन इमेज को डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने VM आर्किटेक्चर पे X64 को यहाँ पे सेलेक्ट किया था। इसके अलावा अगर हम लोग नेटवर्किंग पार्ट पे यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ पे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारी वर्चुअल मशीन के साथ कॉन्फ़िगर हुआ है। तो अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद वापस आते हैं अपने डायग्राम पे, तो इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के नेटवर्क के इंटरफेस पे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन हुआ है जो कि है 10.0.1.4, और ये जो आईपी एड्रेस है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर से इस नेटवर्क इंटरफेस पे यहाँ पे असाइन हुआ है जो कि हमारी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच्ड है। सिमिलरली हम लोगों ने पब्लिक आईपी एड्रेस को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, और अगर हम लोग अपने पब्लिक आईपी एड्रेस को चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं वापस आता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक आईपी एड्रेस के आगे हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो हम लोग इसी पब्लिक आईपी एड्रेस की मदद से इसे यहाँ पे कनेक्ट करके देखेंगे। तो इस आईपी एड्रेस को भी मैं डायग्राम पे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और इसी पब्लिक आईपी एड्रेस के पोर्ट नंबर 3389 को हम लोगों ने ओपन किया हुआ है। सो पोर्ट नंबर 3389 को मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। अब मैं इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को अपने लैपटॉप के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो उस केस में हम लोग इस पब्लिक आईपी एड्रेस को यहाँ पे यूज करेंगे, और इस पब्लिक आईपी एड्रेस के पोर्ट नंबर 3389 के थ्रू हम लोग बेसिकली कनेक्शन को यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस वर्चुअल मशीन को हम लोग किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मैं वापस आता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन पे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कनेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट, और यहाँ पे आने के बाद मैंने RDP को सिलेक्ट किया हुआ है, और RDP पे अगर आप IP एड्रेस पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन का पब्लिक IP एड्रेस मेंशन्ड है और पोर्ट नंबर पे मेंशन्ड है 3389, यानी कि ये जो कनेक्शन अभी मैं स्टैब्लिश कर रहा हूँ मैं उसे पब्लिक IP एड्रेस के पोर्ट नंबर 3389 के थ्रू यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहा हूँ। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन डाउनलोड RDP फाइल, देन क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन कनेक्ट। यहाँ पे आने के बाद ये हमसे यूजर नेम के बारे में पूछ रहा है, तो यूजर नेम मैंने मेंशन किया था संजय KA, देन मेंशन योर पासवर्ड एंड देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओके। और अभी आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। एक बार जब हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश कर लेते हैं उसके बाद हम लोग इस वर्चुअल मशीन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि विंडोज बेस्ड वर्चुअल मशीन को हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।